हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर अब जो हमने अब वो तो अपडेट कर दिया, प्रेफरेंसेस भी भर दिए हैं, तो आगे जाके कैसे अब एलोकेशन के कुछ प्रोसेस होने वाले हैं। सर अगर हमारे सामने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आता है, तो अगर ऑप्शन 2 में एग्जैक्ट क्या करना है और ऑप्शन 1 में एग्जैक्ट क्या करना है। और भी बहुत सारे डाउट आ रहे थे एलोकेशन से रिलेटेड कि सर क्या जो है हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमें अलॉट हो जाएगा और हमें एम्स भी अलॉट हो सकता है, क्या हमें दोनों कॉलेज एक साथ भी अलॉट हो सकते हैं, क्या हमें एक ही कॉलेज अलॉट होगा एक बार में, किस तरीके से अब इस प्रोसेस होने वाला है। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि एम्स के कॉलेज ही होते थे, अब इसके अंदर 4 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए एम्स के सामने भी ये सारे क्वेश्चंस गए। तो एम्स नॉर्सेट की जो टीम है उन लोगों ने इन क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की कोशिश करी है एक पीडीएफ के फॉर्म में। जो भी स्टूडेंट्स के डाउट है उन्हें क्लियर करने की कोशिश करी है। तो हम उस पीडीएफ को भी देखने वाले हैं और उसको पढ़ के और आपको और अच्छे से समझाएंगे कि एग्जैक्ट की करना क्या चाहते हैं, आप कर क्या सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, या जो भी आपकी चीजें हैं और जो भी आपके डाउट हैं। होपफुली मुझे लगता है आज की वीडियो में सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं उस पे कि क्वेश्चंस क्या अराइज होते हैं। तो फ्रीक्वेंटली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो देखते हैं हम। हु कैन अप्लाई फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस, एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा राइज हो रहा है कि सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। कुछ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी कहते हैं क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आगे देखते हैं हम। दूसरा आ रहा है कि हाउ कैन ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन, किस तरीके से अप्लाई करना है। कैन ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन वन इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, क्या कैंडिडेट एक से ज्यादा का अप्लाई कर सकता है या एक ही अप्लाई कर सकता है। कैन ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर ऑल एम्स एंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, क्या एक कैंडिडेट जो है एम्स के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकता है। कैन ए कैंडिडेट बी अलाउड टू चेंज चॉइसेस और ऑर्डर प्रेफरेंस आफ्टर स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट जब खत्म हो जाएगा तो और जो अगला राउंड आएगा स्टेज 2, क्या उसके अंदर भी हम अपनी जो प्रेफरेंसेस है वो बदल सकते हैं, या फिर जब हम ऑप्शन 2 चूज करते हैं तो हम अपनी प्रेफरेंसेस को बदल सकते हैं। अब हमारे पास सिक्स क्वेश्चन आ रहा है कि कैन ए कैंडिडेट भी अलोकेटेड सीट इन बोथ एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्या एक कैंडिडेट, जैसे मैं बोल रहा था, आ रहा है कि सर एम्स में भी मिल सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों में मिल सकता है एक को। वेदर कैंडिडेट भी कंसीडर्ड फॉर सीट एलोकेशन वेयर ही और शी हैज नॉट फिल्ड प्रेफरेंस, क्या अगर हमने प्रेफरेंस नहीं भरी है, मानिए हमने 5 ही कॉलेज की प्रेफरेंस भरी है, लेकिन जो है हम देख रहे हैं कट ऑफ में गई है, नीचे गई है, लेकिन हमने प्रेफरेंस 5 भरी थी, तो क्या हमारा जो दूसरे कॉलेज जिनमें नाम आ रहा है तो क्या हमारा नाम आएगा। व्हाट इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा था कि सर जब हम प्रेफरेंस भर देंगे फिर अलोकेशन स्टार्ट होगी, जब हमें अलोकेट हो जाएगा उसके बाद जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आता है वो क्या चीज है। तो ये भी डाउट क्लियर करेंगे। और व्हाट इज द टाइम वैलिडिटी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है मेनली ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट्स और ईडब्ल्यूएस वालों का, उनका जो सर्टिफिकेट है उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, कि मतलब ये सर्टिफिकेट अगर इतने टाइम पीरियड का है तभी वैलिड माना जाएगा, क्योंकि उन सर्टिफिकेट्स को रिन्यू भी कराना होता है। तो क्या ये भी इस तरीके से हम भी इसको देख सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी हम देखेंगे। अब हमारे पास एक 10th क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन टू कैंडिडेट हु हैव नॉट अपलोडेड एनी डॉक्यूमेंट, अगर किसी कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे हैं प्रेफरेंस भरने के बाद या फिर ऑप्शन 2 चूज करने के बाद, तो क्या होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एम्स ने दिया है। तो अब हम इन सारे क्वेश्चनों का आंसर इसके अंदर देखने वाले हैं कि किस तरीके से इनका आंसर एप्स ने दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज हो रहा था वो था हाउ हु कैन अप्लाई फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन, तो हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं और साफ साफ एप्स ने बोला है कि जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकला था नॉर्सेट के लिए, और जो भी कैंडिडेट जो है क्वालिफाइड किया गया है नॉर्सेट में, क्वालिफाइड करने के बाद वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है जो हमने रखी है। जैसे एम्स के लिए जो है एज लिमिट, जो इतने मार्क्स होने चाहिए आपके, जो भी क्राइटेरिया इसने रखा है वो उसमें फुलफिल कर रहा है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जो क्राइटेरिया रखा गया उनको फुलफिल कर रहा है। और इतना फुलफिल करने के बाद उसने एग्जाम दिया है नॉर्सेट का, फिर नॉर्सेट को क्वालिफाइड करा है। वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने नॉर्सेट क्वालिफाइड करा है वो सारे कैंडिडेट सीट एलोकेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्लस एम्स दोनों के लिए सुटेबल है और दोनों के लिए सीट एलोकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सेकंड हमारे पास आता है हाउ कैन ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर ऑनलाइन सीट, किस तरीके से। तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक वीडियो बना रखी है कि कैसे स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 के अंदर ये प्रोसेस होगा। ऑलरेडी स्टेज 1 के ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो हम देख सकते हैं ऐसे कि हमें जाना है, लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद यही भी चीज इसी के अंदर बताई गई है कि लॉग इन करना है, माई पेज पे जाना है, आपके सामने एक फ्रंट पे लाइन दिख रहा होगा ऑनलाइन सीट एलोकेशन, उसको जाके हमें नॉर्सेट के वेब पोर्टल पे जाना है जो 2021 का नॉर्सेट का वेब पोर्टल होगा। वहां पे हमें पहले प्रेफरेंसेस भरनी है, प्रेफरेंसेस भरने के बाद हमें अलोकेट होगी, अलोकेट होने के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और
और उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और फिर हमें जो है जो भी हमें अलोकेट होता है उस हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप वहाँ पे अपनी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करा के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पर हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा आपको और आई बटन में आप क्लिक करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो का लिंक। तो आप वहाँ जाके सीट एलोकेशन प्रोसेस एग्जैक्टली किस तरीके से होती है आप जाके देख सकते हैं। थर्ड जो डाउट आ रहा था बहुत ज़्यादा, कैन ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन वन इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल? यस, इसका आंसर है यस कि हाँ, आप एक से ज़्यादा कॉलेज और हॉस्पिटल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्स है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेज है आप, और हमने इस बार देखा भी है कि हमारे पास जो प्रीफरेंसेज आई है वो ऑलमोस्ट 20 प्रीफरेंसेज आई है, तो हम 20 के 20 में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं सबको सजेस्ट भी यही करता हूँ कि आपको 20 के 20 में अप्लाई करना है, खासकर जिनकी रैंक थोड़ी सी मिडल और लो है उनको तो 20 के 20 ही भरना चाहिए और अच्छे से प्रीफरेंस भरना चाहिए। प्रीफरेंस पे भी हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमने बच्चों के डाउट्स ऑलरेडी पहले क्लियर करने की काफ़ी कोशिश करी है वीडियोस बना के। उसके बाद भी हमने सोचा जो एम्स एग्जैक्ट जो आंसर दे रहा है उससे और ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा, इसलिए हम ये वीडियो बना के और ज़्यादा सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो फोर्थ आ जाता है वो आ जाता है, कैन ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर ऑल एम्स एंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट? तो यस, इसका आंसर भी यस है कि आपको एक साथ ही अप्लाई करना है, एम्स के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के लिए भी। और ऑर्डर ऑफ और इसमें एक बार पढ़ लेते, यस अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ऑल एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इफ द फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सेम, द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ एलोकेशन विल बी एप्लीकेबल एज फिल्ड बाय द कैंडिडेट। आप जिस तरीके से ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में रखेंगे उसको ही एप्लीकेबल माना जाएगा। मतलब अगर आपने कुछ एम्स रखा है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रखा है फिर एम्स रखा है तो उस तरीके से ही माना जाएगा, या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऊपर रखा है तो उसको माना जाएगा। तो जो भी आपने प्रेफरेंसेस भरा है उसके हिसाब से आप को कॉलेज अलॉट होगा और उस एक ही कॉलेज अलॉट होगा। इसका भी आंसर हम आगे देखते हैं क्या है। कैन ए कैंडिडेट भी अलाउड टू चेंज चॉइसेस? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेज जब खत्म हो जाएगा, मतलब अभी जैसे 4 से लेके जो 10 तारीख तक की स्टेज है जिसके अंदर हमें वो प्रोसेस को करना है, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है, क्या उस प्रोसेस के ड्यूरेशन के बाद अगर हम चाहते हैं अपनी प्रेफरेंस को चेंज करना तो क्या हम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यहाँ पे साफ नो। आप एक बार आपकी चॉइस 10 तारीख को 5 बजे के बाद जो चॉइस आपने चूज करी है वो लॉक हो गई, वो आप समझ लीजिए अब वो पत्थर की लकीर है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद किसी भी कीमत पे चेंज नहीं हो सकती। साफ साफ इसने एम्स में लिख दिया है कि किसी भी कीमत पे वो चीज चेंज नहीं हो सकती है। वही प्रीफरेंस अब आपकी ऑप्शन 1 चूज करते हैं तब रहेगी, ऑप्शन 2 चूज करेंगे इन फ्यूचर तो रहेगी, और उसी प्रीफरेंसेस के बेस पे आपको एम्स को अलॉट होगा। तो इसलिए ध्यान से अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी प्रेफरेंसेस को अच्छे से बनाएं, कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल को चूज कर सकें, और फर्स्ट से लेके 20 तक की प्रेफरेंसेस को इतने अच्छे से करें कि आपका सिलेक्शन का चांसेस जो है 100% हो जाए। और इसलिए मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ सबको कि आप सारे प्रेफरेंसेस जरूर भरें 20 के 20, क्योंकि हमारे पास लिमिट नहीं है कि हम 5 भर सकते हैं 10 भर सकते हैं, अनलिमिटेड है कि जो भी आप है सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सब में अप्लाई करिए, क्या पता किस्मत का कि कई बार देखिए अपर रैंक वाले हैं उनका तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है कि सर मेरे को इतने इतने में मिल जाएंगे। मिडिल रैंक और लास्ट रैंक वालों का थोड़ा हो जाता है। तो अगर आप सारे चॉइसेस फिल करेंगे तो देर वुड बी ए चांसेस कि अगर वहाँ पे एलोकेशन होती है और सीट एलोकेशन के हमने अपने प्रीफरेंसेस को कुछ ऊपर रखा है तो आपको सीट अलोने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आ रहा है, कैन ए कैंडिडेट भी अलाउड सीट इन बोथ एम्स? अब ये क्वेश्चन आ रहा था बहुत ज्यादा कि सर अगर मान लीजिए हमने प्रेफरेंस, क्या हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में और एम्स दोनों में मिल जाएगी? नहीं, आपने प्रेफरेंसेस आप उन 20 में से आपको कोई एक मिलेगा, या तो वो एम्स हो सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, दोनों में से। रीजन ये है कि दोनों के दोनों ही सेंट्रल के अंदर में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। पहले तो वो 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्लस हमारे जो एम्स हैं, इसलिए बस थोड़ा सा माइनर फर्क होता है दोनों के अंदर और ज्यादा नहीं। बाद में कि अगर सेंट्रल अफ्लिक्टेड देखे तो दोनों ही सेंट्रल अफ्लिक्टेड है, जॉब आपकी सेंट्रल की गवर्नमेंट के अंदर में ही मानी जाएगी। ठीक है, बस ये चीज का फर्क है और कोई ज्यादा चीज का फर्क नहीं है। सिर्फ मतलब फर्क क्या है कि सिर्फ थोड़ा सा माइनर होता है, फर्क होता है जो थोड़े से सैलरी एक्सपेंसेस में थोड़े से डिफरेंस आ जाता है और थोड़े से माइनर इधर उधर के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि एम्स एक ब्रांड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में आता है, इस तरीके से। तो ये है, और भी माइनर डिफरेंस हम कोशिश करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगी जिसमें हम डिफरेंस बता देंगे कि एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में से आपको क्या बेस्ट है जो आपको चूज करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि कल हम इस वीडियो को जरूर अपलोड करेंगे। तो अभी हम फिलहाल देख लेते हैं कि अगर आपने जो भी पीस प्रेफरेंसेस भरी है, मतलब पहले फर्स्ट से लेके जिसके अंदर सेंट्रल, तो आपको उन 20 में से सिर्फ एक ही कोई अलॉट होगा, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो सकता है या कोई भी एम्स हो सकता है। वो एक से ज्यादा प्रेफरेंसेस आपकी नहीं होगी। ये इसके अंदर भी अगले 7th क्वेश्चन का भी आंसर आपको मैंने इसी में दे दिया है। तो इसमें जैसे बोला गया कि कैन ए कैंडिडेट भी अलाउड अलोकेटेड सीट इन बोथ एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, तो आपको नहीं, सिर्फ एक ही
एक कैंडिडेट को एक ही इंस्टीट्यूट बेस्ड उसकी जो मेरिट बनेगी उस बेस पे एक ही इंस्टीट्यूट अलाउड हो सकता है, चाहे वो एम्स है चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। वेदर ए कैंडिडेट बी कंसिडर्ड फॉर सीट एलोकेशन वेदर ही शी हैज नॉट फिल्ड प्रीफरेंसेस। अगर आपने ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर आपने प्रीफरेंसेस में कोई कॉलेज नहीं भरा, मान लीजिए आपने 16 एम्स भर दिए, 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के को नहीं भरा है प्रीफरेंसेस में, तो आप 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे अगर आपका नंबर भी आ जाता है तब, क्योंकि आपने प्रीफरेंसेस नहीं भरी है। कि अगर रैंक अलोकेशन जब होगी तो रैंक वाइज होगी, और अगर आपका नंबर आ जाता है कि ठीक है भाई मान लीजिए 51 से 60 तक में हुई, अब किसी आपका रैंक था 59, ठीक है, अब वहां देखा गया कि 80 तक के बच्चों का हो गया लेकिन आपने प्रीफरेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट भरा ही नहीं था, तो आपका नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए एक बहुत बड़ा रीजन है जिसमें कह रहा हूँ ये भी कि आप सारे प्रीफरेंसेस भरे, हमें नहीं पता, हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से मिल जाए, और जॉब लेना हमारी इस समय पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगले साल आप एक बार जॉब ले लीजिए, अपनी सीट को फिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप अगले साल दोबारा ट्राई करिए जो भी आपका ड्रीम है, चाहे एम्स का ड्रीम है तो एम्स का, अगर आपको भुवनेश्वर मिला तो एक बार ले लीजिए भुवनेश्वर, फिर अगले साल आप दोबारा ट्राई कीजिए कि किसी तरीके से मेरा रैंक और ज़्यादा अच्छी आ जाए। इस साल ये लेने पे क्या होगा कि कम से कम आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो है फिक्स हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब, जिसके लिए सारे के सारे रहते हैं आपके फिक्स हो जाएगी कि आपको ठीक है कोई बात नहीं, कि एक तरीके से हो जाएगा कि यार फिक्स कि अगर मेरा एम्स में प्रमोशन नहीं भी हुआ किसी तरीके से, मैं नॉर्थ अगले साल नहीं हुआ, तो कम से कम मेरे पास एक जॉब रहेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, और इस चीज़ को ध्यान में रख के आप सारी की सारे प्रेफरेंसेस भरें, क्योंकि और दूसरा इसमें हमने देख भी लिया कि किसी को अगर आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरा है तो अभी आपको, तो आप प्रेफरेंसेस इसलिए सारे की सारे प्रेफरेंसेस को जरूर भरें, क्योंकि प्रेफरेंस में ही अगर आपके कॉलेज होगा और आपकी रैंक आ रही होगी उसके अंदर तभी आपको मिलेगा, अगर आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरी है तो आपको उसके अंदर सीट अलॉट नहीं होगी। अब हम चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जिसके लिए डिमांड में थी, व्हाट इज ऑप्शन 1 एंड व्हाट इज ऑप्शन 2। अब हमारे पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को हम देख लेते हैं क्या चीज कहना चाहते हैं। ऑप्शन 1 आर सब्जेक्ट टू अदर क्राइटेरिया एज पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ऑलरेडी एम्स बता चुका है इसके बारे में और हर साल होता है, इस पे भी हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं उसको भी, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। जैसे कि अब क्या होगा कि अब हो गया चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हो गया, आपने को चॉइस फिल कर दी, अब आपको एक एम्स अलॉट हो जाता है। एम्स अलॉट होने के बाद आपके पास अब दो ऑप्शन होंगे, पहला कि जैसे आपने प्रीफरेंसेस भरी होगी, मान लीजिए आपको फिफ्थ रैंक का कॉलेज अलॉट हो गया जो कि था एम्स भोपाल, ठीक है, अब आप सेटिस्फाई हैं कि ठीक है जो मेरी रैंक है मुझे इस हिसाब से मिल जाना चाहिए था, या मुझे यही चाहिए था एम्स भोपाल और मुझे एम्स भोपाल मिल गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन 1 पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपके पास आ रहा होगा चूज ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, तो आप ऑप्शन 1 चूज करेंगे कि हाँ मेरे को एम्स भोपाल ही चाहिए था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये अलोकेशन जो मेरे को मिली है, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस अलोकेशन कि मुझे एम्स भोपाल ही चाहिए था, मुझे मिल गया, आई एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ एम्स भोपाल, और मैं वहां पे रिपोर्ट करने की विश, वहां से आप एक्सेप्ट करके फर्दर क्या आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपको जाके फिजिकली एम्स जैसे भोपाल, एम्स भोपाल में आपको विजिट करना होगा, फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा, और फिर उसके बाद वो आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, और फिर एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया ऑप्शन 1 का कि ठीक है आपको जो चाहिए था वो कॉलेज मिल गया है, तो आपने ऑप्शन 1 किया। हम मैं आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने एम्स जो मेरे को मिला है, जो मेरे को सीट अलोकेट हुई है, या चाहे आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट हो गया, तो अगर मैं सेटिस्फाई हूँ कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट हो गया, अब मैं आगे किसी फर्दर अलोकेशन में प्रोसेस नहीं करना चाहता, अब मैं वहाँ पे कॉलेज में जाके रिपोर्ट करके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करा के एज ए नर्सिंग ऑफिसर उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूंगा, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए था एम्स दिल्ली, आपको मिल गया एम्स भोपाल, और आपकी रैंक है कि हाँ मेरे को लग रहा है कि शायद अगर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है तो मेरा एम्स दिल्ली में हो जाएगा, तब आप चूज करेंगे ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कहता क्या है, ऑप्शन 2 ये कहता है कि हम मैं जो है अपनी सीट जो मेरे को मिली है सीट, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है मेरे को एम भोपाल मिली, मैं समझता हूँ हाँ मेरी रैंक कितनी थी, मैं अपनी एम भोपाल को सीट को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरी सीट और अपग्रेड हो सकती है, और मैं अगले फर्दर राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता हूँ कि क्या पता वहाँ पे सीट्स खाली हों और मेरी सीट अपग्रेड हो जाए तो मुझे एम्स दिल्ली मिल जाएगा, और मैं एम्स दिल्ली चाहता हूँ, मैं एम्स दिल्ली चाहता हूँ कि मुझे एम्स दिल्ली मिल जाए। तो ये होता है ऑप्शन 2, मतलब आप उस सीट को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, ठीक है जो मेरे को मिली है मैंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं अपग्रेड चाहता हूँ अपना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब जो सेकंड राउंड होगा इसको हम पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, एक्सेप्ट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट अलोकेशन टू अपग्रेड अनदर इंस्टीट्यूट विच वाज हायर इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, मतलब जो आपने प्रेफरेंसेस भरा था, मतलब आपको अलॉट हुआ 5 नंबर का, आपने प्रेफरेंस सबसे ऊपर रखा था एम्स दिल्ली, फिर जोधपुर, फिर भुवनेश्वर, फिर भोपाल, ऐसे करके रखा था, और आपको चाहिए कौन सा, दिल्ली का, तो अब आप
आपको लग रहा है कि ठीक है, हो सकता है अगले राउंड की काउंसलिंग होगी या अगले राउंड का अलोकेशन होगा, तो उसके अंदर चांसेस हैं कि मेरी जो अलोकेशन है वो एम्स दिल्ली में हो जाएगी, तो इसलिए मैं एम्स भोपाल के तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता हूँ, मैं अभी ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये होता है एक तरीके से इसका मतलब, ठीक है। और इसके लिए आपको ऑप्शन 2 सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको फिर फर्दर राउंड में प्रोसेस कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कराने हैं। इस कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कराने हैं ऑनलाइन। जैसे हम ऑप्शन 1 के बाद क्या आएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए, उन्हें वेरीफाई होगा और उसके बाद आपको एज ए ज्वाइनिंग उस जगह पे आपको रिपोर्ट करना होगा जो सा भी एम्स आपने सेलेक्ट करा है। ऑप्शन 2 में आपको क्या होगा कि आपने सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है, मुझे फर्दर राउंड के काउंसलिंग में जाना है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, प्लस एक शायद फीस होती है 25,000 की, वो आपकी लगेगी, वो देनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं सर्टिफिकेट, जो कि रिफंडेबल होती है, पूरी रिफंडेबल फीस होती है। एक बार आपका अगले राउंड में अलोकेशन हो जाएगा तो आपको फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एज ए सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए वो मिनिमम अमाउंट जमा करना पड़ता है। तो इसलिए अब क्या होगा कि अब आप सेकंड राउंड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स आपको सारे अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड करने के बाद फिर जब सेकंड राउंड होगा और सेकंड राउंड में आपका जो अपग्रेडेशन आ जाता है कि हाँ आपको एम्स दिल्ली मिल जाता है, फिर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, एम्स ऑप्शन 1 को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं एम्स दिल्ली को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं फर्दर वहाँ पे जाके ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये है ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन 2 को लेकर सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या करना है आपको। कि अगर आप खुश नहीं है अपनी सीट से जो आपको अलोकेट हुई है और आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मेरी सीट अपग्रेड हो सकती है सब्स्टिट्यूएंट राउंड के अंदर, मतलब जो अगला राउंड हो काउंसलिंग का उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि एम्स दिल्ली में सीट खाली रह गई हो और मेरी सीट अपग्रेड हो जाएगी, तो आप ऑप्शन चूज सबमिट करेंगे, ऑप्शन 2 पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने अपने। ऐसा नहीं है कि आपने 2 ऑप्शन अपलोड कर दिया तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करके वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके अंदर आपका आ जाता है तो आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है और आगे फर्दर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। यही चीज यहाँ बोल भी रहे हैं, हम पढ़ लेते हैं एक बार। कैंडिडेट हु हैव सेलेक्टेड ऑप्शन 2 शैल आल्सो कंप्लीट द अदर प्रोसेस एज रिक्वायर्ड, ठीक है, बट विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन ऑन अलोकेटेड इंस्टीट्यूट टिल फर्दर। मतलब अब आपको जैसे आपको भोपाल मिल गया था ना, तो आपको भोपाल ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा। अब आपको फर्दर काउंसलिंग का वेट करना है कि आपको कोई सीट अलॉट होगी, उसके बाद जो अलॉट होगी फिर आप ऑप्शन 1 चूज करेंगे कि हाँ मैं अब सेटिस्फाई हूँ, फिर आपको वहाँ की डॉक्यूमेंट्स तो आपके पहले वेरीफाई हो गए, फिर आप वहाँ पे आपके सीधा ज्वाइनिंग आएगी कि मतलब आप वहाँ जाइए, अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट को सबमिट करिए और उसके बाद वेरीफाई कराइए और आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे ज्वाइन करिए। तो अगर आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन 2 उनके लिए है जो अपनी सीट से पहली काउंसलिंग में जो सीट अलोकेट हुई है उससे सेटिस्फाई नहीं है और वो अपग्रेडेशन चाहते हैं कि शायद मेरे को अपग्रेड हो जाए, मेरी सीट जो अपग्रेड हो जाए जो मैंने प्रीफरेंस भरी है। इसका भी ध्यान रखना कि जो आपने प्रीफरेंस भरी है, अब मानिए आपने सबसे ऊपर भरा था एम्स भोपाल और आपको एम्स भोपाल अलॉट हो गया, तो अब आपके ऊपर तो कोई अपग्रेडेशन है ही नहीं ना, तो आपको वही सीट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आप फर्दर अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए प्रीफरेंस भी जरूरी है कि आप जो प्रीफरेंस भर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से भरें कि आपको एक कॉलेज जो है अलॉट हो जाए और कॉलेज मिल जाए। अब हम फटाफट से इस ऑप्शन क्वेश्चन को खत्म करते हैं। इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ सबको मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। एक सेपरेट ही वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के ऊपर बना देंगे। इसके अंदर तो सबके क्लियर डाउट थे, तो कलेक्टिव डाउट्स हमने लिए हैं। व्हाट इज द टाइम वैलिडिटी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है उसका फटाफट से देख लेते हैं क्या टाइम वैलिडिटी है। तो उसकी जो वैलिडिटी है टाइम पीरियड की जो सर्टिफिकेट की, वो 1/4/2021 से 31/03/2022 तक होनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का भी यही कह रहा है कि 1/4/2021 से 31/03/2022 तक उसकी डेट वैलिड होनी चाहिए। अगर आपके सर्टिफिकेट पे डेट है तभी वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर्टिफिकेट और फर्दर राउंड में काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। व्हाट विल हैपन टू कैंडिडेट हु हैव नॉट अपलोडेड एनी डॉक्यूमेंट। अब दो तरीके के कैंडिडेट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे ठीक है आपको अलोकेशन हो गया, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, अगर आपने तब भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करी है तो भी आपका अलोकेशन जो है सब्सिक्वेंट राउंड में कैंसिल हो जाएगा। या एक ऑप्शन 2 वाले बच्चे होंगे जिन जो ये सोच रहे होंगे ठीक है अब हमने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया, अब हमें तो अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो हम डॉक्यूमेंट्स क्यों जमा करें। नहीं, तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड नहीं करे वेरिफिकेशन के लिए तो आपका अगले राउंड में पार्टिसिपेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स सबको अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट अलोकेशन का प्रोसेस होगा वो सबको करना है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं तो चाहे वो ऑप्शन 2 सेलेक्ट करें या ऑप्शन 1 सेलेक्ट करें, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते तो आपका अलोकेशन फिर कैंसिल कर देगा एम्स। तो ये बहुत 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके लिए बहुत ज़्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और भी अगर कोई डाउट है आपका, आप किसी पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं, इनमें से किसी क्वेश्चंस को अच्छे से और डिटेल में चाहते हैं कि मैं समझाऊं कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को लेके आएँ और आपके सबके डाउट क्लियर करें।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए कोई भी तो हम तुरंत आपके लिए वीडियो बना के लेके आए और आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। थैंक यू सो मच।